हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है जो ज्यामिति के नाम से है। ज्यामिति में हम पहले सामान्य स्तर पर देखेंगे कि ज्यामिति होती क्या है और उसमें क्या क्या भाग होते हैं। ज्यामिति में अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले बिंदु आती है और बिंदु के बाद में रेखाखंड और रेखाएं, किरण, संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगामी रेखाएं, सभी के अलग अलग महत्व रहते हैं। अब सभी को हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे अच्छे से, जिससे हमको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिकली समझ में आए। सबसे पहले जो बिंदु होता है वो बिंदु को हम पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो जो बिंदु रहती है उसको हम एक वृत्त में इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त में वो जो है वो केंद्र बिंदु है, ये वाली इसको हम केंद्र बिंदु कह सकते हैं। और इसके अलावा ये जो एक्स है और ए है और बी है, ये जो अलग अलग है, ये हमारी सहायक बिंदु या फिर इसको एक नॉर्मली बिंदु भी हम कह सकते हैं। तो जो बिंदु का मतलब ये रहता है कि ये कोई एक रेखा नहीं होती है या फिर कोई व्यास नहीं होता या क्या कोई त्रिज्या नहीं होती, सिर्फ इसको हम एक पॉइंट या बिंदु के नाम से जान सकते हैं। अब हम रेखा को जान लेते हैं। जो रेखाएं रहती है वह रेखा एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइनिंग को बोलते हैं जो एक अनंत सीमा तक जाती है, या इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, उसको हम रेखा कहते हैं। अब हमारा रेखाखंड है। अब रेखाखंड का तात्पर्य ये होता है कि ये जो रेखाएं रहती है, जैसे कि मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको हम पी और क्यू के नाम से जानते हैं। अब जो रेखाखंड जो रहता है, ये हमारा जो ये है बीच का हिस्सा, इसको हम रेखाखंड बोलते हैं। एक निश्चित, इसका तात्पर्य ये रहता है कि इसका जो मापन होता है वो निश्चित तौर पे होता है, ठीक है। ये जैसे सेंटीमीटर दिया हुआ है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर दिया है, वह 1 सेंटीमीटर एक निश्चित मापन है। उसमें हम ना घटा सकते हैं और उसमें ना कुछ जोड़ सकते हैं। इसमें जो बीच का हिस्सा रहता है उसको हम रेखाखंड कह सकते हैं। अब सबसे पहले हमने रेखा जानी थी, जैसे कि ये रेखा है, परंतु किरण क्या होती है ये हम देखेंगे। जैसे कि मान लो ये रेखा है, जैसे कि P और Q दी हुई है। अब एक सकी रेखा एक निश्चित तौर पे एक अलग दिशा में जाती है, जैसे कि इस दिशा में जा रही है, और यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। अब जो किरण देगी, ये जो हिस्सा है इसको हम किरण कहते हैं, जो एक निश्चित दिशा में एक अलग तरीके से जाती है। अब संपाती रेखा है। संपाती रेखाएं वो होती है जो एक समान रेखा में एक से अधिक रेखा हो। जैसे कि मान लीजिए जो रेखा हो रही है ये ऐसे भी बन सकती है या फिर ऐसे भी बन सकती है, इसको हम संपाती रेखा है। अब जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, जैसे 5वें नंबर का जो हम बता रहे हैं आपको, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रहती है, जो ए है और बी है या फिर एक्स है और ये वाई है। अब ये जो दोनों काट रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक रेखा एक दूसरे को काट रही है, जैसे कि ए और बी है और एक्स और वाई है, दो रेखाएं अलग अलग है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को अलग अलग काट रही है एक निश्चित बिंदु पर, उसको हम प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। संगामी रेखाएं, 6 नंबर पर संगामी रेखाएं, जो इस रेखाओं को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक से अधिक रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर, ये जो बिंदु है केंद्र बिंदु, अभी जो अपने बिंदु को समझा था वो बिंदु बीच में रहता है और बाकी जो सहायक रहते हैं उन सहायक, अगर मान लो ए और बी है, ए और बी एक ही जगह काट रही है और सी और डी एक जगह काट रही है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं जो रहती है वह एक ही बिंदु पर निश्चित तौर पर एक ही जगह काटती है, तो उसको हम संगामी रेखाएं कहते हैं। अब लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखा का सीधा अर्थ ये है कि जो दो रेखाएं ऐसी रहती है जो लंबवत रहती है, ठीक है, ए और बी ऐसी रेखाएं जो दोनों एक ही दिशा में लंबवत पड़ती है और 90 डिग्री का समकोण बनाती है, उसको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। तिर्यक रेखाएं होती है। तिर्यक रेखाएं ऐसी होती है जो दो समांतर रहती है। जो दो समांतर रेखाएं रहती है उनको एक अलग तरीके से काटती है, उसको हम तिर्यक रेखाएं बोलते हैं। हम वक्र देखेंगे। वक्र का मतलब ये रहता है कि एक ड्राइंग, जो ड्राइंग रहती है, जैसे कि हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ये बोर्ड पे ड्रॉ करा है मैंने, है ना, तो जो ड्रॉ किया हुआ है इसको हम वक्र बोलते हैं। वक्र, सरल वक्र, असरल वक्र और खुला और बंद वक्र, ये 3 प्रकार के वक्र रहते हैं और इनके आधार पर कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये ऐसे कुछ ड्रॉ किया हुआ है
तो इनकी रेखाएं जो ऐसी है जो खुली हो इस तरीके से और एक दूसरे को काटती नहीं हो, उसको हम सरल वक्र कहते हैं। ठीक। और असरल वक्र रहता है। असरल वक्र का मतलब ये रहता है कि जो अगर मान लो मैंने इसको बनाते यहाँ पर काट दिया है और ये जो काटा हुआ हिस्सा है इसको हम असरल कहते हैं। ठीक है। दोनों इसमें दोनों में अंतर ये रहता है कि सरल में जो रेखाएं रहती है वो काटती नहीं है और जो असरल रेखा रहती है, असरल रेखा में रेखाएं जो रहती है वो काटती रहती है। और जो खुला वक्र रहता है, अगर मान लीजिए ये जो ऐसा बना हुआ है ये खुला है, पर अगर मान लो मैंने एक गोला बना दिया है और यहाँ पर ये बंद हो गया है तो उसको हम बंद वक्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार के तीनों वक्र थे अलग अलग। जैसे सरल वक्र है जो एक दूसरे की रेखाएं काटती नहीं हो, असरल वक्र है जो एक दूसरे की रेखाएं काट देती हो, और खुला इस तरीके से रहता है, और बंद रहता है वो बंद हो जाता है पूरा, इसको रेखा। अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। एक से अधिक कोण रहते हैं और सभी कोण का महत्व अलग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पर कम से कम 10 से 11 कोण दिए हुए हैं। आज सभी कोण को हम बारी बारी से समझेंगे। ये कोण सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो कक्षाएं रहती है स्कूलों की, इसमें सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप कोण का चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कोण से संबंधित ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको करना जरूरी है। तो अब आपको मैं कोण से संबंधित कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सामान्य स्तर पे सबसे पहले जो समकोण रहता है, समकोण को हम ऐसे कुछ बता सकते हैं। जैसे कि ये समकोण बना हुआ है हमारा। समकोण हम ऐसे कोण को कहेंगे जो एक निश्चित लंबवत रेखा है जो 90 डिग्री का कोण काटती हो, उसको हम समकोण कोण कह सकते हैं। समकोण कोण को हम मध्य कोण के नाम से भी जान सकते हैं, जो मध्य में पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्लॉक बनी हुई है। अब यहाँ पर ये जो केंद्र बिंदु है और यहाँ पर जो दो कोण बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पे 3 है ना। अगर मान लो 3 बज रही है या 12 बज रही हो, तो उसको अगर जो एक निश्चित रेखा में रेखा बनाती है केंद्र बिंदु पर, तो वो एक समकोण ही बनाती है। अब न्यून कोण जो आता है, न्यून कोण क्या रहता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो समकोण रहता है, समकोण मैंने आपको बताया है। अब समकोण जो दोनों रेखाएं रहती है जहाँ पर कम, अगर मान लो 90 से अगर कम हो कुछ भी रेखा है, जैसे कि मान लीजिए रेखा यहाँ पर बता रही है, ठीक है। अब ये रेखा है, अब ये रेखा जो बता रही है, अब ये न्यून कोण है कि समकोण है। अब मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, अब इसके अंदर ही अगर चलता है तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। अगर यहाँ पर बाहर जाएगा तो वो दूसरा कोण हो जाएगा। इसलिए जो इसके अंदर मतलब 90 के पहले जो रहा है, 90 के पहले जो आ रहा है उसको हम न्यून कोण कहेंगे। अब हम अधिक कोण समझते हैं। अधिक कोण ऐसा रहता है कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री के अंदर आता है, उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। जैसे कि सरल शब्दों में आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो पर 180 डिग्री के अंदर हो, उससे बाहर नहीं हो, 180 डिग्री के अंदर हो या 90 के बाद हो, तो उसको हम यहाँ पर अधिक कोण के नाम से जान सकते हैं। अब सरल कोण को जानेंगे। सरल कोण का मतलब, सरल से मतलब ये है कि जो एक रेखा निश्चित तौर पर बन रही है ना, ये रेखा जो निश्चित तौर पर बन रही है और एक दूसरे के समान हो, उसको हम सरल कोण कहेंगे। सरल कोण पूरा कोण जो 90 और अधिक के मतलब समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, इन तीनों को पूरा बनाता है, उसको हम सरल कोण कहते हैं। अब वृहद कोण होता है। वृहद कोण हम उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री के अंदर हो। जो 360 से ऊपर नहीं जाता हो और 180 डिग्री से आगे जाता हो या अंदर जाता हो, उसको हम वृहद कोण कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर आपको 195 का आपको बताया कि 195 डिग्री रहता है, वो कौन सा कोण रहेगा? तो वो कोण रहेगा अपना वृहद कोण। वृहद कोण इसलिए रहेगा क्योंकि 180 डिग्री के आगे जा रहा है, अधिक हो रहा है, और 360 डिग्री से कम हो रहा है, तो हम उसको वृहद कोण कहेंगे। अब पूर्ण कोण जानेंगे। सबसे पहले हमने जो कोण जाने, समकोण का मतलब ये रहता है कि जो एक दूसरे के लिए लंबवत रेखा केंद्र बिंदु पर समान रहती है, उसको हम समकोण कहते हैं। न्यून कोण रहता है, उसको हम जो समकोण से कम हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं। ऐसा बहुत सारे कोण रहते हैं, अधिक कोण, सरल कोण, वृहद कोण। अब जो पूर्ण कोण आता है, तो पूर्ण कोण का मतलब ये रहता है कि जो यहाँ पर जो बिंदु, ये जो बिंदु रहती है, यहाँ से अगर स्टार्ट हो गया, जैसे मान लो यहाँ तक का अगर आया तो ये न्यून कोण हो रहेगा, और इस आगे जाएगा
तो यहाँ पर अधिक कोण रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर रहता है तो यहाँ पर सरल कोण रहेगा, और यहाँ पर रहेगा ये बृहद कोण रहेगा। और अब जो पूरा पूरा मतलब राउंड अगर पूरा घुमा रहा है, अगर यहाँ से बिंदु चालू हो रही है और यहाँ से अगर पूरा घुमा रहा है वो, तो वो पूर्ण कोण बनेगा। और पूर्ण कोण का मतलब ये रहता है कि जीरो से 360 डिग्री अगर आप जैसे जहाँ पर खड़े हुए हो वहाँ से पूरा आप चारों दिशाओं में घूम जाते हो केंद्र बिंदु पर, तो वह बृहद कोण रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो समकोण से अगर कम हो तो निम्न कोण रहेगा, और समकोण से ज्यादा हो तो अधिक कोण रहेगा। और जो एक समांतर रेखा बनाता है उसको हम सरल कोण कहते हैं, और सरल कोण से अगर ज्यादा रहता है तो उसको हम बृहद कोण बोलते हैं। और जो पूरा घुमाता है उसको हम पूर्ण कोण। अब पूरक कोण के बारे में जानेंगे। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जो दो कोणों का योग बताता है। दो कोणों का योग जैसे मान लो सबसे पहले हम जो कोण रहेंगे वो 90 डिग्री से रहेंगे स्टार्ट। अब 90 डिग्री से जो स्टार्ट रहते हैं उसको पूरक का मतलब ये रहता है कि अधूरा, मतलब जैसे 90 से 90 है। अब यहाँ पर अगर मान लो ये कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब यहाँ तो 90 जा रहा है, अब यहाँ पर 0 जा रहा है। अब अगर मान लो ये दोनों बताए हुए, अब जैसे कि मान लो 30 है और यहाँ पर 60 है, अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री निकलेगा। तो उसको हम 90 डिग्री पूरक कोण के अंदर आएगा। पूरक कोण का तात्पर्य ये रहता है कि ऐसे कोण जो दो पूरक कोणों के योग के बाद में समकोण बनता है उसको हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे अब समपूरक कोण रहता है ये समपूरक कोण हम ऐसा कोण को कहते हैं जो 180 डिग्री जो संपूर्ण कोण रहता है, सरल कोण या संपूर्ण कोण जो रहता है उसको पूरा करता है, उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पर 105 डिग्री दिया हुआ है और ये जो पूरक कोण है, अब इसके बाद में यहाँ पर 75 डिग्री दिया हुआ है। ये जो दो ऐसा कोण ऐसा कोण रहते हैं, ऐसा संपूरक कोण रहते हैं। ऐसे कोण जो दो कोण रहते हैं और दोनों कोणों का योग जो रहता है वो संपूरक कोण बनता है, जिसको हम 100 डिग्री से परिभाषित करते हैं। अब हम जानेंगे आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण ऐसा रहता है जो केंद्र बिंदु एक ही रहती है, पर उसके जो आसन्न कोण रहता है वो दो अलग अलग एक ही बिंदु से निकलती है, उसको हम आसन्न कोण कहते हैं। जिसका केंद्र बिंदु एक बिंदु रहती है और उपनिष्ठ दोनों समान रहती है। अब रेखीय युग्म का ऐसा रहता है ऐसा सरल कोण जो दो कोणों का योग 180 डिग्री रहता है उसको हम सरल रेखीय युग्म कहते हैं हम। अब शीर्षाभिमुख कोण ऐसा रहता है जो दो कोण एक दूसरे को काटते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं समझी थी हमने, वह प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रहती थी जो एक दूसरे को काटती थी, जैसे इस प्रकार से और इस प्रकार से। ऐसा है कि ऐसा शीर्षाभिमुख कोण भी रहता है जिसमें दो कोण ऐसे रहते हैं जो एक दूसरे को अपने अपने स्तर पर काटते हैं और एक ही केंद्र बिंदु पर। अब हम कोणों के बाद में एक त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज सामान्य स्तर पर त्रिभुज हम ऐसे कोण को कहेंगे जो तीनों रेखाएं समान रहती है, जो एक स्तर पर घिरी हुई रहती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर प्रारंभ होती है और यहाँ से वापस से चारों तरफ घूम के यहाँ पर ही खत्म होती है, तो वह त्रिभुज के आधार पर रहती है। त्रिभुज के जो कोण रहते हैं वह तीनों कोण समान रहते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब जो रहते हैं ये भुजाओं के आधार पर रहते हैं। जो कोण रहते हैं वो सामान्यतः भुजाओं के आधार पर रहते हैं और एक कोण के आधार पर रहते हैं। अब दोनों को अलग अलग बटा हुआ है, हम दोनों को अलग अलग जानेंगे। जैसे कि भुजाएं रहती है, भुजाएं जो रहती है वह जो भुजाएं रहती है उसको हम समबाहु भुजा के नाम से जाने जाते हैं। समबाहु त्रिभुज जो रहते हैं वह ऐसे त्रिभुज रहते हैं जिनके तीनों रेखाएं रहती है वह समान रहती है। और समद्विबाहु रहती है। समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं ऐसी भुजाएं रहती है जिसमें से एक असमान रहती है, कोई दो ऐसी रहती है जो समान रहती है। और विषमबाहु ऐसी रहती है जिसकी तीनों जो भुजाएं रहती है वह असमान रहती है। जैसे मान लो इसका अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है और इसका 10 सेंटीमीटर है, तो ये विषमबाहु रहेगी। और जो समद्विबाहु रहेगी, जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु रहेगी। और अगर तीनों रेखाएं जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तीनों के अगर एक सेंटीमीटर समान है तो वह समबाहु त्रिभुज रहेगी। अब जो कोण के आधार पर जानेंगे,
तो कोण के आधार मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, आप वापस से देख सकते हैं, पर एक बार वो देख लेते हैं। न्यून कोण ऐसा कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से अंदर हो, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। और समकोण जो रहता है वो समकोण जो दो लंबवत रेखा रहती है उसको हम 90 डिग्री से परिभाषित करते हैं, उसको हम समकोण कहते हैं। और जो अधिक कोण रहता है वह अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का रहता है तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। अब हम इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक में है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समझ लेते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस नहीं दिया था, ये सवाल ऐसा सवाल है जो बहुत सारी परीक्षाओं में आता है, वो किसी भी प्रकार की परीक्षा में भी आप देख लीजिए। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो त्रिभुज एबीसी है, ज्यादातर हम त्रिभुज जो बनाते हैं उसमें त्रिभुज इसी प्रकार से बनते हैं कि यहाँ पर ए और बी और सी दे देते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी में यदि पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर है, पी क्यू और आर, ये जो तीनों दिया हुआ है ये 90 डिग्री का कोण के आधार पर दिया हुआ है। अब जो कोण रहता है उसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मान लीजिए लंब यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, और आधार जो है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर कर्ण पी आर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, अब यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है, जो 4 दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस स्क्वायर वाला 4 प्लस 3 स्क्वायर वाला, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कर्ण के जो कर्ण का लंबाई रहती है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 गुणित 4 प्लस 3 गुणित 3, अब यहाँ पर 16 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 27 आ जाएगा 9। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा करीब करीब 25। अब इसका हमको यहाँ पर निकालना है पी आर। अब इसका निकालेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 रहेगा, या 5 यहाँ पर कर्ण का आ जाएगा, कर्ण की जो लंबाई रहती है उसकी यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल रहते हैं ये सवाल कर सकते हैं।